हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपने YouTube पर चार्ट पैटर्न्स और उन्हें ट्रेड करने के तरीके पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन इनमें से मेजॉरिटी वीडियोस आपको यह नहीं बताते कि आपको उनका ट्रेड क्यों करना चाहिए और ये चार्ट पैटर्न्स मार्केट में क्यों काम करते हैं। इसलिए ये चार्ट पैटर्न पर सबसे कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज में से एक होने जा रहा है। बहुत से ट्रेडर्स बहुत कम कंटेंट के साथ हजारों रुपये में चार्ट पैटर्न्स पर पेड कोर्सेज भी देते हैं। लेकिन ये कोर्स पूरी तरह से मुफ्त है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ये 3 पार्ट की सीरीज होगी और मैं इस वीडियोस पर कम से कम 1000 लाइक्स की मांग कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट और समझने योग्य बनाने में बहुत समय और प्रयास लगता है। तो इसे अपने सभी फेलो ट्रेडर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को अनेबल करें ताकि आपको सभी नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। अब चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट वास्तव में काफी सरल है। चार्ट पैटर्न्स मार्केट की सप्लाई और डिमांड का रिप्रेजेंटेशन करके काम करते हैं। ये ट्रेंड को ट्रेडिंग चार्ट पर एक निश्चित तरीके से चलने का कारण बनता है, जिससे एक पैटर्न बनता है। जब कोई ट्रेडर स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस चार्ट को देखता है तो ये पूरी तरह से रैंडम मूवमेंट्स जैसे प्रतीत हो सकता है। यह अक्सर सच होता है, फिर भी उन प्राइस मूवमेंट्स में पैटर्न्स होते हैं। चार्ट पैटर्न्स प्राइस डेटा में पाए जाने वाले जियोमेट्रिक शेप्स होते हैं जो एक ट्रेडर को प्राइस एक्शन को समझने में मदद कर सकते हैं और साथ ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस कहां जाने की संभावना है। हालांकि चार्ट पैटर्न मूवमेंट्स की कोई गारंटी नहीं है और बस चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग मार्केट्स में सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है और इसका उपयोग मार्केट एनालिसिस के अन्य तरीकों के साथ किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर चार्ट पैटर्न्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। इस वीडियो में चर्चा का विषय कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। मैं 5 सबसे कॉमन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। वे क्यों और कैसे बनते हैं और उन्हें उचित एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेटअप के साथ कैसे ट्रेड करना है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पैटर्न संकेत देते हैं कि मार्केट में एग्जिस्टिंग ट्रेंड संभवतः जारी रहेगा, या सरल शब्दों में वे प्रेडिक्ट करते हैं कि पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जारी रहेगा जैसे पहला था। इनमें से अधिकांश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंड्स के बीच कंसोलिडेशंस के रूप में बनते हैं। यह ऐसा है जैसे मार्केट थकावट के कारण चाय का विश्राम ले रहा हो और फिर रिफ्रेशमेंट के बाद काम पर वापस जा रहा हो। इस वीडियो में हम 5 पैटर्न्स और उनकी सब कैटेगरीज पर चर्चा करेंगे। हम फ्लैग पैटर्न्स के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद पेनेंट पैटर्न्स, फिर असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स, फिर हम रेक्टेंगल पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न्स के साथ हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। पैटर्न्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज क्लियर कर दूं। ये टाइम फ्रेम्स के अलावा और कुछ नहीं है। बात यह है कि ये सभी पैटर्न्स जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, यह इंट्राडे से लेकर स्विंग से लेकर पोजिशनल टाइम फ्रेम तक लगभग सभी टाइम फ्रेम्स में बनेगा। और यह पैटर्न्स हायर टाइम फ्रेम्स के साथ बेहतर काम करते हैं क्योंकि इसे बनने में अधिक समय लगता है और इसलिए अधिक लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इन पैटर्न्स का ट्रेड करने की टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, जिस ड्यूरेशन के लिए आप पोजीशंस को रखना चाहते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करेगी। मैंने ट्रेड करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम्स चुनने पर पहले ही एक वीडियो बना लिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर कौन सी टाइम फ्रेम्स चुननी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बुलिश फ्लैग, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है। बुल फ्लैग एक स्ट्रॉन्ग, लगभग वर्टिकल बुलिश ट्रेंडिंग मूव के साथ शुरू होता है जो फिर स्टेबलाइज हो जाता है और फिर पैरेलल टॉप्स और बॉटम्स के साथ एक माइनर बेरिश करेक्शन में बदल जाता है जो महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। किसी भी फ्लैग पैटर्न के 3 पार्ट्स होते हैं जो इसे बनाते हैं। बुल फ्लैग की सही पहचान करने के लिए मैं कुछ संकेत देने जा रहा हूं। एक फ्लैगपोल बनाते हुए प्रीसीडिंग अप ट्रेंड की तलाश करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है। इसका मतलब है कि कैंडल्स की रेंज सामान्य से अधिक बुलिश है और वे हाईज के पास क्लोज होने की ट्रेंड रखते हैं। यह मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट का एक स्ट्रॉन्ग संकेत है और यह भी क्लियर है कि मार्केट में बुल्स डोमिनेंट हो रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव के बाद मार्केट को ब्रेक लेने की जरूरत है।
इसे एक प्रॉफिट बुकिंग फेज के रूप में देखा जा सकता है, जहां इनिशियल बायर्स अपने कुछ प्रॉफिट्स की बुकिंग कर रहे हैं। यहां आप एक संभावित बुल फ्लैग बनने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पुलबैक करता है। पुलबैक के दौरान बना हुआ प्राइस एक्शन का प्रकार ही फ्लैग पैटर्न को नॉर्मल पुलबैक से अलग करता है। आप जो खोज रहे हैं वो शैलो पुलबैक है, जिसमें पहले की स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की तुलना में छोटी रेंज की कैंडल्स शामिल है, या इसे एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इंडिसिजन कैंडल्स के ग्रुप के रूप में देखा जा सकता है। यह आपको बताता है कि सेलर्स प्राइस कम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। इसलिए यदि आप बड़ी रेंज की कैंडल्स के साथ एक स्टीप पुलबैक देखते हैं, तो यह शायद बुल फ्लैग पैटर्न नहीं है। आमतौर पर रिट्रेसमेंट ओरिजिनल ट्रेंड या पोल के 38.2% लेवल से नीचे एंड होता है, जैसा कि फिबोनाची द्वारा दर्शाया गया है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट पोल के 50% से नीचे चला जाता है, तो इसे फ्लैग पैटर्न नहीं माना जा सकता है। ये रेंज जितनी टाइट होगी, मार्केट के हायर लेवल्स पर ब्रेकआउट देने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब हमने सीखा है कि बुल फ्लैग की पहचान कैसे की जाती है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का ट्रेड कैसे करें। इसलिए मैं एंट्री के तरीकों, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट कैसे निर्धारित करना है, इस पर चर्चा करूंगा। आइए एंट्री क्राइटेरिया से शुरुआत करें। चूंकि यह एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हम केवल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, यानी आप उस समय एंटर कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक हो जाती है, या आप ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद इसका हाई प्राइस से ऊपर खरीद सकते हैं। दूसरी मेथड प्राइस का ब्रेकआउट लेवल पर वापस आना या पुलबैक करने की प्रतीक्षा करना है और फिर एक लॉन्ग एंट्री करें जब प्राइस वापस ऊपर जाती है या जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल हाई से ऊपर जाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। खैर, कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप हाइस के ब्रेक पर एंट्री करते हैं तो यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अगर यह रियल ब्रेकआउट है तो यह आपको मिलने वाली बेस्ट पॉसिबल एंट्री प्राइस है। ऑल्टरनेटिवली, यदि आप प्राइसेस को हाई लेवल के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना कम कर देंगे। लेकिन यदि ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो शायद आप बहुत हाई प्राइसेस पर एंट्री करते हैं। एक पुलबैक या रीटेस्ट की वेट करने के मामले में भी ऐसा ही है, जो अक्सर नहीं भी हो सकता है यदि मार्केट में स्ट्रांग ट्रेंड है और वास्तव में आप ट्रेड पूरी तरह से चूक जाएंगे। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी तय करें और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स पर इसका प्रैक्टिस करना जारी रखें। वॉल्यूम और अन्य इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट की वैलिडिटी की कंफर्मेशन करने की हमेशा रेकमेंड की जाती है। हायर दैन एवरेज वॉल्यूम्स अधिकांश समय एक ब्रेकआउट को वैलिडेट कर सकती है, क्योंकि यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इंटरेस्ट को दर्शाता है, और लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स विफल होने की सबसे अधिक संभावना है। MACD और RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करने से भी आपको सही ब्रेकआउट की पहचान करने में मदद मिल सकती है। मैंने इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाया है, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए अब स्टॉप लॉस सेट करने के क्राइटेरिया पर ध्यान दें। बुल फ्लैग पैटर्न का ट्रेड करते समय अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग हाई या स्विंग लो आदि जैसे ऑब्वियस लेवल्स पर सेट नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आसानी से आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। ये लेवल्स दूसरों के लिए उतना ही ऑब्वियस है जितना आपके लिए है, जिसमें स्मार्ट मनी भी शामिल है। तो आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे सेटअप कर सकते हैं? यह आसान है। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया जाए। हम यहाँ एक बुल फ्लैग का ट्रेड कर रहे हैं और यह पैटर्न तब इनवैलिड होता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल से नीचे रखना होगा। अभी भी लॉन्ग विक्स के चांसेस हैं जो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकते हैं और फिर डिजायर्ड डायरेक्शन में ऊपर जा सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा सेफ्टी होने के लिए आपको ATR इंडिकेटर का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को मार्केट स्ट्रक्चर से दूर सेट करके अपने ट्रेड्स को अधिक सांस लेने की जगह देनी होगी। एक बार जब आप बुल फ्लैग पैटर्न के स्विंग लो की पहचान कर लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो लेवल के 1 ATR नीचे सेट करें। और अंत में आइए जानें कि बुल फ्लैग पैटर्न के लिए टारगेट कैसे निर्धारित करें। अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने विनर्स को कैश इन कर सकते हैं। सबसे कॉमन अप्रोचेस में से एक फ्लैग पोल की लंबाई के आधार पर एक प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट टारगेट रखना है। इसके लिए सबसे पहले बॉटम सपोर्ट लेवल से फ्लैग पोल की लंबाई मापें।
फिर इस लंबाई को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट करें। यह आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। आप अपने स्टॉप लॉस को तब तक ट्रेल करना भी चुन सकते हैं जब तक कि मार्केट आपको ट्रेड से बाहर नहीं कर देता। यह बेहतर ऑप्शन क्यों है? इस बारे में सोचें कि बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में दिखाई देता है या यह एक रेंज ब्रेकआउट के ठीक बाद बनता है। ऐसी मार्केट कंडीशंस में ट्रेंड के जारी रहने के लिए बहुत अधिक संभावना है और इसे कैच करने का एकमात्र तरीका अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब सवाल यह है कि अपने स्टॉप लॉस को बेहतरीन तरीके से कैसे ट्रेल किया जाए। इसके लिए आप 50 पीरियड के मूविंग एवरेज या चिनलियर स्टॉप जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं जो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में मदद करेंगे और ट्रेड से तभी एग्जिट करें जब प्राइस इसके पार क्लोज हो जाए। इसके अलावा यदि आप प्राइस प्रोजेक्शन मेथड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि आप प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके प्राइस मूव को गेज कर सकें ताकि आपके प्रॉफिट के एक हिस्से को वहां लॉक किया जा सके और फिर बाकी की पोजीशंस को राइट की जा सके। इससे आपके साइकोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी भी नुकसान से बचा जाता है। आगे बढ़ते हुए मार्केट में बुल फ्लैग ट्रेडिंग के लिए कई अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ चुनने के लिए कहें तो मैं बुल फ्लैग के साथ ट्रेड करने के लिए 4 अलग अलग सिनेरियोज चुनूंगा ताकि मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क सैटिस्फैक्टरी हो। ये 4 सिनेरियोज ये हैं। नंबर 1, एक प्राइस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक प्राइमरी पुलबैक के दौरान बुल फ्लैग फॉर्मेशन होना। नंबर 2, अप ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। नंबर 3, एक रेंज मार्केट के अंदर बुल फ्लैग फॉर्मेशन। और नंबर 4, डाउन ट्रेंड में बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देते हैं। एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस क्राइटेरिया सभी 4 मामलों के लिए समान है, इसलिए मैं प्रत्येक मामले के लिए उन पर इंडिविजुअली डिस्कशन नहीं करूंगा। आइए चारों मामलों पर एक नजर डालते हैं। पहला केस लेवल ब्रेकआउट के बाद प्राइमरी पुलबैक का है। ऐसा तब होता है जब मार्केट एक रेंज से बाहर ब्रेकआउट हो जाता है और फिर पहली बार पुलबैक करता है। ये बुल फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मार्केट कुछ समय के लिए एक रेंज में होता है तो प्राइस अंततः उस रेंज को तोड़ना होगा, और इसके अलावा जितनी देर तक मार्केट एक रेंज में रहेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रेंज को ब्रेक करती है। यहां हम जिस चीज के बारे में चिंतित हैं वो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है जहां हम एक बुल फ्लैग बनने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए जब मार्केट फाइनली ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट मूव से चूकने वाले ट्रेडर्स पुलबैक के पहले इंडिकेशन पर मार्केट में एंट्री करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इन प्राइमरी पुलबैक्स में आमतौर पर शैलो रिट्रेसमेंट्स होता है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम के खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं और यह एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले पुलबैक ट्रेड को प्रस्तुत करता है। इसलिए अगर मुझे इस प्रोसेस को सरल तरीके से समझाना होता तो ये कुछ इस तरह से होगा। पहला स्टेप, कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस लेवल का टेस्ट करने वाले एक मार्केट या एक रेंज मार्केट की पहचान करें। फिर मार्केट का इस लेवल को तोड़ने का इंतजार करें। इसके बाद प्राइमरी पुलबैक के रूप में बुल फ्लैग पैटर्न बनने की प्रतीक्षा करें और अंत में फ्लैग के हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग एंट्री लें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि प्राइस बहुत हाई है और लॉन्ग ट्रेड लेने से पहले प्राइस के सपोर्ट लेवल में वापस आने या ब्रेकआउट लेवल पर रिट्रेस होने का इंतजार करना बेहतर होगा? लेकिन अगली चीज जो आप देखते हैं वो ये है कि मार्केट लगातार न्यू हाइस को तोड़ रहा है और आप अपने निर्णय पर पछतावा करते हुए साइडलाइंस पर रह जाते हैं। तो क्या आपने इससे कुछ सीखा है? अगर सरल शब्द में कहा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट पर खरीदना मार्केट में प्राइस पुलबैक की प्रतीक्षा करने की तुलना में कहीं अधिक आसान है, जो शायद ही कभी होता है। ऐसे मार्केट में आप बुल फ्लैग पैटर्न को एंट्री ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में बुल फ्लैग का ट्रेड कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप ऑब्वियसली मार्केट की ट्रेंड का पता लगाना है। आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट की तलाश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए 20 या 50 पीरियड्स के सिंपल मूविंग एवरेज का उपयोग करें और स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए 50 से 200 पीरियड्स के मूविंग एवरेजेस का उपयोग करें। इस मामले में आइए 20 SMA पर विचार करें। जब प्राइस प्रेडोमिनेंटली 20 SMA से ऊपर ट्रेडिंग करती है और ऊपर की ओर स्लोप होती है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मार्केट की ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। पुलबैक के रूप में बुल फ्लैग पैटर्न के डेवलप होने की प्रतीक्षा करें।
आप बुलिश फ्लैग पैटर्न के हाइस के ब्रेक होने पर लॉन्ग ट्रेड लेने की योजना बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहां भी सेम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य रूप से आप एक ब्रेकआउट के बाद या एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान एक फ्लैग पैटर्न बनने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब मार्केट एक रेंज में हो और रेजिस्टेंस लेवल पर हो, तब एक बुल फ्लैग पैटर्न बन सकता है। मेरे एक प्राइस एक्शन वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के पास बिल्डअप के साथ ब्रेकआउट की कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। यदि आप बाद में इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर उस वीडियो पा सकते हैं। यहां भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है या बायर्स रेजिस्टेंस पर खरीदने को तैयार है। जो भी मामला हो, ये बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है और मार्केट ऊपर ब्रेक हो सकता है। तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटी की पहचान कैसे करते हैं? मुख्य रूप से आपको एक रेंज मार्केट की पहचान करनी होगी। फिर एक फ्लैग पैटर्न के रेजिस्टेंस पर बनने की प्रतीक्षा करें, जो एक बिल्डअप के रूप में है। हमेशा की तरह आप बिल्डअप के टूटने पर ट्रेड कर सकते हैं या प्राइस के रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप शायद सोच रहे होंगे, ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। कुछ ही मिनट पहले आपने कहा था कि बुल फ्लैग एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड में क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बुल फ्लैग वास्तव में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप डाउन ट्रेंड पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में बुल फ्लैग का उपयोग करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, इस मेथड का संबंध मार्केट स्ट्रक्चर से है। यदि आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे मेरी प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये काफी आसान तरीका है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले, प्राइस को डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। हम डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुल फ्लैग बनाती है तो आपके पास एक जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। आप यहां जो कर रहे हैं वो एक एंडिंग डाउन ट्रेंड और एक पोटेंशियल स्टार्टिंग अप ट्रेंड के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर आप शुरुआत से ही अप ट्रेंड को पकड़ने में सक्षम हैं तो आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कंडीशंस समान रहेगी। रेंज मार्केट स्ट्रैटेजी के समान, मैं अभी भी सुझाव देता हूं कि आप एक टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें, जैसे कि 20 पीरियड की मूविंग एवरेज, क्योंकि इस केस में हम एक कंट्रेरियन पोजीशन ले रहे हैं। एक बेयर फ्लैग पैटर्न एक बुल फ्लैग पैटर्न के ठीक ऑपोजिट है। यह भी एक और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, लेकिन एक बेयर फ्लैग संकेत देता है कि मार्केट में गिरावट की संभावना है। मैं इसके बारे में जल्दी बात करूंगा, वरना वीडियो की लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी। यदि आप एक बुल फ्लैग के ट्रेडिंग से जुड़ी हर चीज को समझने में सक्षम हैं, तो एक बेयर फ्लैग का ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान होगी। आपको बस 180 डिग्री पर बुल फ्लैग के साथ सीखी गई हर चीज को पलटना है और अब आप बेयर फ्लैग को जानते हैं। मार्केट में बेयर फ्लैग की पहचान कैसे करें? पहले, नीचे की और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव के लिए देखें। इसका मतलब है कि कैंडल्स की रेंज सामान्य से अधिक बेयरिश है और वे लोज के करीब क्लोज होते हैं। नीचे की और एक मजबूत बेयरिश मूव होने के बाद मार्केट पुलबैक के रूप में आराम लेता है। पुलबैक में पहले की मूव की तुलना में छोटी रेंज की कैंडल्स शामिल होनी चाहिए और रेंज जितनी टाइट होगी, नीचे की और मार्केट ब्रेकआउट होने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। मजबूत बेयरिश मूव फ्लैग के पोल को रिप्रेजेंट करती है और पुलबैक के दौरान का प्राइस कंसोलिडेशन पैटर्न का फ्लैग बनाता है। फ्लैग रिट्रेसमेंट पोल की लंबाई के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा इसे बेयर फ्लैग नहीं माना जाता है। एंट्री क्राइटेरिया अभी भी सिमिलर है, एक्सेप्ट कि अब हम केवल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे, क्योंकि ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से नीचे टूटती है तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यहां फेकआउट्स होने का खतरा होता है। इसलिए आप ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं और फिर इसके लोज से नीचे एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी है तो आप बहुत कम प्राइसेस पर एंट्री करेंगे और रिवॉर्ड टू रिस्क प्रभावित होगा। अंत में आप ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन पर एक पुलबैक या रीटेस्ट की प्रतीक्षा कर सकते हैं और प्राइसेस डिक्लाइन होने पर एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। यहां मुद्दा यह है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान प्राइस अक्सर पर्याप्त रूप से पुलबैक नहीं करेगी और आप अपने अपॉर्चुनिटी से चूक जाएंगे। इसलिए यह आप पर निर्भर है
कि आप अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी तय करें और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स पर इसका प्रैक्टिस करना जारी रखें। वॉल्यूम्स और MACD, RSI आदि जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करके ये सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। जब आपकी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो अपने स्टॉप लॉस को ऐसे लेवल पर रखें जो आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दे। इस मामले में यदि प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर टूटता है तो बेयर फ्लैग इनवैलिड है। इसलिए स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखें या अधिक सेफ होने के लिए अपनी रिस्क एपेटाइट के आधार पर स्विंग हाई लेवल के ऊपर 1 ATR का बफर रखें। फाइनली, आपका टारगेट प्राइस प्रोजेक्शन मेथड या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड पर आधारित हो सकता है। प्राइस प्रोजेक्शन मेथड के मामले में फ्लैग पोल की लंबाई को मेजर करें और फिर इसे ब्रेकडाउन पॉइंट से सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे प्रोजेक्ट करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड के लिए मूविंग एवरेजेस जैसे 20 या 50 पीरियड एवरेजेस का उपयोग करें और रेंज ब्रेकडाउन या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के मामले में आप अपनी पोजीशन को राइड करने के लिए चैंडलियर स्टॉप्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने विनर्स से एग्जिट करने के लिए इन दोनों मेथड्स का एक साथ उपयोग करते हैं तो यह एक डेडली कॉम्बिनेशन है। पता लगाने वाला इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फ्लैग पैटर्न्स को कहां खोजें। आप सपोर्ट लाइन ब्रेकडाउन के दौरान बेयर फ्लैग्स पा सकते हैं, जिसके बाद प्राइमरी पुलबैक होता है। ब्रेकआउट कैंडल्स फ्लैग पोल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि प्राइमरी पुलबैक पैटर्न के फ्लैग कंसोलिडेशन का निर्माण करता है। जब प्राइस फ्लैग कंसोलिडेशन से नीचे टूटता है तो आप अपनी पसंद के एंट्री क्राइटेरिया के अनुसार एक शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। सबसे आम जगह जहां आप बेयर फ्लैग का सामना करेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के दौरान है। आप मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके मार्केट के ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। सही मूविंग एवरेज का सिलेक्शन ट्रेड की ड्यूरेशन या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करेगा। 20 से 50 पीरियड्स के बीच कहीं भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है और 50 से 200 पीरियड के एवरेजेस के बीच कहीं भी लॉन्ग टर्म मार्केट की ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे रहे और नीचे की ओर इसका स्लोप रहे। बेयर फ्लैग देखने का एक और ओकेजन रेंज मार्केट्स में है, विशेष रूप से जहां एक सपोर्ट लेवल के पास एक बिल्डअप हो रहा है। ये बिल्डअप कभी कभी फ्लैग कंसोलिडेशन के रूप में हो सकता है और जब प्राइस बिल्डअप और सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया सभी अन्य मामलों की तरह ही होंगे, लेकिन सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट वैलिड है। आप इसे एक अपट्रेंड के अंत में भी पा सकते हैं, जहां अपट्रेंड स्ट्रक्चर का ब्रेक बेयर फ्लैग पैटर्न के साथ होता है। पेनल्स चार्ट पैटर्न का एक कैटेगरी है जो फ्लैग पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के समान होता है, जिस तरह से वे बनते हैं और ब्रेकआउट देते हैं। लेकिन अगर आप एक पेनेंट और एक फ्लैग को दो भाइयों की तरह मानते हैं तो पेनेंट अधिक आक्रामक भाई है, क्योंकि यह विस्फोटक ब्रेकआउट्स प्रदान करता है और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड टू रिस्क देता है। चार्ट में दो प्रकार के पेनेंट्स होते हैं, ये बुलिश पेनेंट्स और बेयरिश पेनेंट्स है। बुल पेनेंट एक चार्ट पैटर्न है जो पुलबैक के दौरान एक ट्रायंगल बनाता है। ये दो पाथ से मिलकर बना है। सबसे पहले एक इंपल्स मूव है जो पैटर्न के लेग या पोल का निर्माण करती है। फिर पुलबैक के कारण एक करेक्शन मूव बनती है। अब आप पूछ सकते हैं कि बुल पेनेंट और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच क्या अंतर है, क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसका जवाब बहुत सरल है, अंतर उनके फॉर्मेशन की ड्यूरेशन में है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ आप पैटर्न के स्विंग्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालांकि बुल पेनेंट के लिए कैंडलस्टिक्स बहुत क्राउडेड और वॉलेटाइल है, जिसके वजह से आप स्विंग्स को क्लियरली देख नहीं सकते। भले ही एक बुल पेनेंट एक बुल फ्लैग पैटर्न के समान है, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, लेकिन बुल पेनेंट्स बुल फ्लैग पैटर्न की तुलना में अधिक विस्फोटक ब्रेकआउट्स दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें कोका कोला की बोतल को हिलाया जाता है और फिर जमीन पर फेंका जाता है, कैप फट जाती है और बोतल उड़ जाती है। मैं इसके फिजिक्स में गहराई से नहीं जाना चाहता, लेकिन इस इवेंट को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स में से एक वास्तव में कोक की बोतल का आकार ही है। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप एक कोक कैन के साथ भी करेंगे तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोतल को एक नोजल के समान आकार दिया जाता है जिसमें बोतल की विड्थ ऊपर की ओर नैरो हो जाती है, जहां एक कोक कैन की केस में विड्थ लगभग बराबर होती है। तो सौदा क्या है?
एक बार जब आप बोतल को हिलाते और फेंकते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और कोला बाहर निकलना चाहता है, और इसके लिए सबसे आसान एग्जिट टोपी के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे जैसे वे टोपी की ओर बढ़ते हैं, विड्थ कम होने लगती है। अंदर की प्रेशराइज्ड गैस रेज मोड में चली जाती है और टोपी को खोलकर एक्सप्लोड कर देती है या फोर्सफुली इसे तोड़ भी देती है। इस टेरिबल फिजिक्स लेसन के लिए मुझे क्षमा कर दे। एसेंशियली बुल पेनेंट पैटर्न में बायर्स और सेलर्स के साथ भी यही होता है। पेनेंट पैटर्न के बाएं से दाएं कंट्रैक्टिंग प्राइसेस इंपेंडिंग वॉलेटिलिटी का संकेत है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों पुलबैक से बाहर निकलने के लिए वेट कर रहे हैं। इसके रिजल्ट एक विस्फोटक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन चूंकि बुल पेनेंट पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं है, बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसलिए हम केवल बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट बॉटम्स कैच करने के बजाय एग्जिस्टिंग ट्रेंड को राइड करने के लिए इस पैटर्न का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इस पैटर्न के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। हम ट्रेड एंट्री क्राइटेरिया के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे कॉस्टली मिस्टेक्स में से एक जो ट्रेडर्स पेनेंट्स का ट्रेड करते समय करते हैं, वह है बुल पेनेंट में बहुत जल्दी एंटर करना। जैसा कि आप जानते हैं, रेंजिंग मार्केट्स या काफी हद तक पुलबैक्स भी ट्रेड एंट्री लेने के लिए दो कारणों से चैलेंजिंग हो सकता है। रेंज या तो ओवरशूट हो सकती है या रेंज अंडरशूट हो सकती है। ओवरशूटिंग तब होता है जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है और प्राइस ट्रेंड लाइन से कई बार पार करते हुए फॉल्स ब्रेकआउट्स बनाते हैं। अंडरशूट इसके विपरीत है, जहां प्राइस हर बार ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं करेगी। बुल पेनेंट्स के मामले में हम टाइट रेंज के कारण ओवरशूटिंग को लेकर अधिक कंसर्न हैं। तो क्या होगा यदि ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होते ही आप खरीदते हैं, या यदि आप स्विंग हाई के ऊपर एक बाय लिमिट ऑर्डर देते हैं? ज्यादातर प्राइस आसानी से आपके बाय ऑर्डर को छू सकती है और एक फेकआउट या ओवरशूट का निर्माण करते हुए वापस रेंज में आ सकती है। यह अननोइंग हो सकता है और इससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ की पॉइंट क्या है? करने के लिए आइडियल बात यह है कि बुलिश ब्रेकआउट कैंडल पेनेंट लाइन के ऊपर क्लोज होने का इंतजार करें। यदि प्राइस इस तरह की मूव करती है, तो यह स्पष्ट है कि जिन बायर्स को रेंज में स्क्वीज किया गया था, वे अंततः एक्सप्लोडिंग कोक की बोतल के मामले के समान रेंज से ब्रेकआउट हो गया। तो आप ब्रेकआउट कैंडल के हाई प्राइस से ऊपर खरीदना चाह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी होगी और आप बहुत हाई प्राइस पर बाइंग करेंगे, जिससे आपके रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रभावित होगा। इस पोजीशन में सबसे अच्छा स्टेप यह है कि ट्रेड को बिल्कुल भी न लिया जाए या एक पुलबैक या ब्रेकआउट लेवल पर रीटेस्ट की प्रतीक्षा की जाए और फिर प्राइस बढ़ने पर लॉन्ग एंट्री लिया जाए। लेकिन पेनेंट से ब्रेकआउट की एक्सप्लोसिव नेचर के कारण पुलबैक या रीटेस्ट की संभावना काफी कम है। तो सबसे अच्छा एंट्री ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर हो सकता है। वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर्स का उपयोग करके ब्रेकआउट को वैलिडेट करना अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। पेनेंट कंसोलिडेशन के दौरान वॉलेटिलिटी में स्पष्ट कमी के कारण वॉल्यूम्स में डिक्लाइन आती है और ब्रेकआउट होने पर हायर दैन एवरेज वॉल्यूम्स होना चाहिए, जो बाइंग इंटरेस्ट में इंक्रीज का संकेत दे सकता है। अब जब आप जान गए हैं कि बुल पेनेंट कैसे काम करता है और इसमें कैसे ट्रेड एंट्रीज किया जाता है, तो आइए बात करते हैं कि बुल पेनेंट पैटर्न का ट्रेड करते समय अपना स्टॉप लॉस कैसे और कहां सेट करें। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है, आप अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग हाई या स्विंग लो इत्यादि जैसे ऑब्वियस लेवल्स पर सेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका आसानी से स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया जाए। हम यहाँ एक बुल पेनेंट का ट्रेड कर रहे हैं और इस पैटर्न तब इनवैलिडेट हो जाता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल से नीचे रखना होगा या प्रिसाइजली स्विंग लो लेवल के नीचे सेट कर सकते हैं। ओवरशूटिंग इश्यूज के कारण अभी भी लॉन्ग विक्स की संभावना है, जो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है यदि आप इसे बहुत टाइटली रखते हैं, और फिर प्राइस आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में बढ़ सकती है, जो ज्यादातर फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा सेफ होने के लिए आपको ATR इंडिकेटर का उपयोग करके पेनेंट मार्केट स्ट्रक्चर से कुछ दूरी पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करके अपने ट्रेड्स को अधिक सांस लेने की जगह या बफर स्पेस देना होगा। एक बार जब आप बुल पेनेंट पैटर्न के स्विंग लो की पहचान कर लेते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो लेवल के एक ATR नीचे सेट करें। और अंत में आइए जानें कि बुल पेनेंट पैटर्न के लिए टारगेट्स कैसे निर्धारित किया जाए।
ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने विनर्स से एग्जिट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोचेस में से एक पेनेंट लेग या पोल की लंबाई के आधार पर एक प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट टारगेट होना है। सबसे पहले पेनेंट लेग की लंबाई को मापें, फिर इस लंबाई को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट करें। यह आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। आप अपने स्टॉप लॉस को तब तक ट्रेल करना भी चुन सकते हैं जब तक कि मार्केट आपको ट्रेड से बाहर नहीं कर देता। क्या यह बेहतर ऑप्शन है? इसके बारे में सोचें। बुल पेनेंट पैटर्न आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में या प्राइस के एक रेंज से ब्रेकआउट हो जाने के बाद दिखाई देता है। ऐसी मार्केट कंडीशंस में ट्रेंड के जारी रहने के लिए बहुत अधिक क्षमता है और इसे राइड करने का एकमात्र तरीका आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अपने स्टॉप लॉस को बेस्ट पॉसिबल मैनर से ट्रेल करने के लिए आप इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 50 पीरियड की मूविंग एवरेज या चैंडलियर स्टॉप्स, और ट्रेड से केवल तभी एग्जिट करना है जब मार्केट इस इंडिकेटर के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाता है। इसके अलावा यदि आप प्रोजेक्शन मेथड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं तो यह एक बेहतर ऑप्शन है, ताकि आप प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके पहले से ही प्राइस मूव की क्षमता का अनुमान लगा सकें, ताकि आपके प्रॉफिट्स का एक हिस्सा लॉक कर सके, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके बाकी पोजीशंस को राइड करें, जिससे आपके साइकोलॉजी पर असर न पड़े और यदि प्राइस रिवर्स भी हो जाए तो भी किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब जब आप जान गए हैं कि एक पेनेंट क्या है और इसे कैसे ट्रेड करना है, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे कहाँ खोजना है। तो मार्केट की विभिन्न प्रकार की कंडीशंस क्या हैं जहां आप एक पेनेंट पा सकते हैं? पेनेंट्स लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो, रेंज मार्केट हो या डाउन ट्रेंड हो। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मार्केट में जहां भी बनती है, बुल पेनेंट एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और हमारा बायस हमेशा लॉन्ग ट्रेड्स की तलाश करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए आइए ईच सिचुएशन के बारे में अलग से बात करें। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करने की आवश्यकता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और आपके द्वारा ट्रेड की जाने वाली टाइम फ्रेम के संदर्भ में अप ट्रेंड क्या है, क्योंकि यदि आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक ट्रेंड को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो एक बुल पेनेंट सेटअप को खोजना मुश्किल है जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सेटिस्फाई करता है। ट्रेंड को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका मूविंग एवरेजेस जैसे ट्रेंड फिल्टर्स का उपयोग करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के आधार पर ट्रेंड की पहचान करने के लिए आप 20 पीरियड, 50 पीरियड या 200 पीरियड आदि जैसे किसी भी मूविंग एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। मान लें कि मेरे पास मीडियम टर्म का आउटलुक है या मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और मैं ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए 50 SMA का उपयोग करता हूं। अगर प्राइस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बुलिश का है। फिर हम बुल पेनेंट के अवसरों की तलाश करते हैं। यदि आप एक बुल पेनेंट देखते हैं तो आप ब्रेकआउट कैंडल के हाइस के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं, और चूंकि हम नहीं जानते कि एक ट्रेंड कितनी देर तक चलती है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए 50 पीरियड के मूविंग एवरेज या चैंडलियर स्टॉप्स का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम केवल तभी एग्जिट करेंगे जब प्राइस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे या चैंडलियर स्टॉप्स के नीचे क्लोज हो जाती है। न केवल हम ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए 50 पीरियड मूविंग एवरेजेस का उपयोग करते हैं, बल्कि अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए भी करते हैं। चूंकि बुल पेनेंट एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, आपको ये थॉट हो सकता है कि इस टाइप का सेटअप अनफेवरेबल है। तो हम रेंज मार्केट में वास्तव में इसका कैसे ट्रेड करते हैं? सचमुच बोल रहा है तो हम रेंज में ट्रेड नहीं करेगी। अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं? इसका मतलब है कि रेंज के भीतर हाइज और लोज खरीदने की कोशिश करने के बजाय हम रेंज के पोटेंशियली एंड होने की प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम रेजिस्टेंस पर बुल पेनेंट पैटर्न के रूप में बनने वाले टाइट कंसोलिडेशंस या बिल्डअप्स की तलाश करते हैं। इसलिए जिस मोमेंट आप एक बुल पेनेंट को रेजिस्टेंस में बनते हुए देखते हैं, यह आपको बताता है कि बायस डोमिनेंट होने लगे हैं और एक एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट इमिनेंट है। आप ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एंटर कर सकते हैं या तब भी एंट्री कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाती है, और यदि आप लकी हैं तो आपको एक रीटेस्ट भी मिल सकता है। स्टॉप लॉस और टारगेट वही हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। चूंकि अभी भी कोई वैलिड ट्रेंड नहीं है, यदि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं तो आप 20 पीरियड के मूविंग एवरेज जैसे टाइटर एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। भले ही बुल पेनेंट एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, फिर भी एक तरीका है
जिससे आप डाउन ट्रेंड पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में बुल पेनेंट का उपयोग करके प्रॉफिट उठा सकते हैं। इस मेथड का मार्केट स्ट्रक्चर के साथ लेना देना है। यदि आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे मेरी प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये काफी आसान तरीका है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों की तलाश करनी होगी। सबसे पहले प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। हम डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुल पेनेंट बनाती है तो आपके पास एक जैकपॉट ट्रेड है। आप यहां एक एंडिंग डाउन ट्रेंड और एक पोटेंशियली स्टार्टिंग अप ट्रेंड के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर आप शुरुआत से ही अप ट्रेंड को पकड़ने में सक्षम हैं तो आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की कंडीशन समान रहेगी। रेंज मार्केट स्ट्रैटेजी के समान मैं अभी भी सजेशन देता हूं कि आप टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें, जैसे कि 20 पीरियड की मूविंग एवरेज, क्योंकि हम एक कंट्रेरियन पोजीशन ले रहे हैं। मैं बेयर पेनेंट के सभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल बुल पेनेंट्स की ऑपोजिट है। यह एक बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बॉडी के साथ इंपल्स कैंडल्स शामिल है, जिसके बाद छोटी कैंडल्स से जुड़ा एक टाइट कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन भी है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल से नीचे विस्फोटक रूप से ब्रेक करेंगे और ट्रेंड के साथ जारी रहेगा। भले ही ये पैटर्न आमतौर पर एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में पाया जाता है, हम इसे तब भी देख सकते हैं जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल से नीचे की रेंज से टूटने वाली होती है, जहां एक बिल्डअप एक बेयर पेनेंट के रूप में फॉर्म किया जाता है। आप इसे एक अप ट्रेंड के अंत में भी पा सकते हैं, जहां स्ट्रक्चर का ब्रेक बेयर पेनेंट पैटर्न के साथ होता है। अगर मुझे एंट्री क्राइटेरिया पर चर्चा करनी है तो हम केवल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। चूंकि ब्रेकडाउन विस्फोटक होने की उम्मीद है, इसलिए जब ब्रेकआउट कैंडल ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे एक क्लोजिंग देता है तो हम ट्रेड एंट्री करना चाह सकते हैं। आप ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। यदि ब्रेकडाउन कैंडल बहुत बड़ी है और रिवॉर्ड टू रिस्क को अफेक्ट कर रही है तो ट्रेड को छोड़ देना या ब्रेकआउट लेवल पर वापस पुलबैक की प्रतीक्षा करना बेहतर है, जिसका पेनेंट के मामले में कम चांसेस होता है। इसलिए यह आपको डिसाइड करना है कि आप कहां एंट्री करना चाहते हैं। वॉल्यूम्स या मोमेंटम इंडिकेटर्स या दोनों का उपयोग करके हर बार ब्रेकडाउन को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें। पेनेंट के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम्स आमतौर पर घटता है और ब्रेकआउट होने पर हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स हो जाता है। स्टॉप लॉस को पेनेंट के स्विंग हाई लेवल से ऊपर रखा जा सकता है। स्विंग हाई के ऊपर 180 आर बफर प्रदान करना अनएक्सपेक्टेड ओवरशूट्स और स्टॉप लॉस हंटिंग को लिमिट कर सकता है। टारगेट को प्राइस प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करके रखा जा सकता है, जहां लेग की लंबाई को ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे प्रोजेक्ट करके टारगेट सेट किया जाता है, या जब आप ट्रेंड राइड करने की योजना बना रहे हो तो सूटेबल मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। आपको तभी एग्जिट करना है जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम ट्रायंगल पैटर्न्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नेमली असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। चलिए शुरू करते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल में एक सीरीज ऑफ हायर लोज होती है जो एक रेजिस्टेंस लाइन तक पहुंचती है। ये कुछ पॉसिबल रीजंस से बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है। हायर लोज इस बात का संकेत है कि बायर्स हायर प्राइसेस पर बाय करने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बायर्स हायर प्राइसेस पर बाय करने के लिए तैयार नहीं है तो आप रेजिस्टेंस में हायर लोज को नहीं देखेंगे। फैक्ट ये है कि मार्केट एक सीरीज ऑफ हायर लोज बनाता है जो आपको बताता है कि प्राइस में इंक्रीज जारी रहने के बावजूद मार्केट में डिमांड है। दूसरी बात यह है कि सेलिंग प्रेशर नहीं है। यदि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस लंबे समय तक रेजिस्टेंस पर नहीं रहती। इसके बजाय ये जल्दी से नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन चूंकि प्राइस अभी भी रेजिस्टेंस के पास होवर कर रही है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर में कमी है, भले ही यह सेल करने के लिए आकर्षक लेवल होते भी। ध्यान में रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लस्टर किए गए हैं, क्योंकि हर बार जब प्राइस रेजिस्टेंस का टेस्ट करती है तब अधिक ट्रेडर्स मार्केट को शॉर्ट करने के लिए देखेंगे और वे अपना स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल का ऊपर रखेंगे। अब सोचिए कि अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देती है तो क्या होगा? खैर, ये बाय स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे और इससे प्राइसेस में और तेजी आएगी।
इसलिए असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ट्रेड करते समय ये कॉमन मिस्टेक न करें, क्योंकि अधिकांश ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक्स आपको बताएंगी कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पर हो तो शॉर्ट करें, लेकिन हर रेजिस्टेंस लेवल शॉर्टिंग के लिए नहीं होता है। इसके बजाय आपको ये देखना चाहिए कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के करीब कैसे पहुंचती है। चूंकि आपने सीखा है कि हायर लोज का रेजिस्टेंस में आना बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है, इसका मतलब है कि मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट होने की संभावना है, और इस केस में आप शॉर्ट ट्रेड लेना और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करना चाहेंगे। अब हम एंट्री क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो अपनी एंट्री को बेहतर टाइम कैसे करें? खैर, इसे करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जब प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल के हाई लेवल या रेजिस्टेंस के ऊपर टूटता है तो लॉन्ग ट्रेड्स लेना है। आपको बस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक लिमिट बाय ऑर्डर देना है, और जब प्राइस हाई लेवल से ऊपर टूटती है तो आप तुरंत लॉन्ग हो जाएंगे। यदि ब्रेकआउट रियल है तो ये ट्रेड एंट्री करने के लिए सर्वोत्तम प्राइसेस में से एक है, लेकिन ये तरीका बहुत रिस्की है और संभावना है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यह अगली मेथड पिछले अप्रोच के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप प्राइस का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हाई लेवल से ऊपर ब्रेक और क्लोज होने की वेट करते हैं। एक बार कैंडल क्लोज हो जाने पर आप ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट्स की संभावना को कम करता है, लेकिन यदि मोमेंटम स्ट्रांग है तो आप अपने ट्रेड में बहुत हाई प्राइसेस पर एंटर करेंगे। यदि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप असेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लाइन पर प्राइस पुलबैक या रीटेस्ट होने पर एंटर कर सकते हैं। ब्रेकआउट मूव मिस करने पर भी यह आपको ट्रेड एंट्री करने में मदद कर सकता है, और यह ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने की वेट करने की तुलना में बेहतर एंट्री प्राइसेस प्रदान करता है। इस अप्रोच के साथ मुद्दा यह है कि मार्केट हर बार पुलबैक या रीटेस्ट नहीं दे सकता है। एक बार फिर आप अपने अप्रोच में कंजर्वेटिव हैं या अग्रेसिव हैं, इसके आधार पर आप अपनी पसंद का एंट्री टाइप चुन सकते हैं। इसके बजाय वॉल्यूम्स और अन्य इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें कि क्या वास्तव में प्राइसेस को ऊपर लेने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स में इंटरेस्ट है या नहीं। अब एक प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें ताकि आप बहुत जल्दी ट्रेड से स्टॉप्ड आउट न हो जाएं। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लोकेशन पर होना चाहिए जहां प्राइस पहुंचने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट स्टॉप लॉस पर पहुंच जाता है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप गलत हैं। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिर और कहां रखें, इसके बारे में सोचो। आपके स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए आइडियल लोकेशन कहां है, ताकि यदि मार्केट उस तक पहुंच जाए तो आपको पता चल जाए कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इनवैलिड है। चूंकि पैटर्न हायर स्विंग लोज बनाता है, और यदि प्राइस रीसेंट स्विंग लो से नीचे जाती है और लोअर लो बनाती है तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि एनालिसिस गलत था। तो ये ठीक वही जगह है जहां आपको अपना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, यानी रीसेंट स्विंग लो के ठीक नीचे। आप रीसेंट स्विंग लो के नीचे 180 आर बफर जोड़कर प्राइस को कुछ सांस लेने की जगह भी दे सकते हैं। मुझे आशा है कि यह क्लियर है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने विनिंग ट्रेड्स से कहां एग्जिट करें? हमेशा की तरह दो टेक्निक्स हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है और दूसरा है प्राइस प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का विचार यह है कि हमें पता नहीं है कि ट्रेंड कितनी देर तक चलेगी, इसलिए जब तक मार्केट हमारे फेवर में चलता है हम अपने प्रॉफिट्स को लॉक इन करने के लिए जहां तक पॉसिबल हो ट्रेंड की राइड करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं? इसके लिए आप मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप स्विंग ट्रेड्स के लिए 50 पीरियड के मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि मार्केट 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक और क्लोज नहीं हो जाता। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज क्यों? दरअसल 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के बारे में कुछ खास नहीं है। पूछने के लिए बेहतर क्वेश्चंस है, आप किस प्रकार के ट्रेंड्स को कैप्चर करना चाहते हैं और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए आप 200 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए आप 20 पीरियड के मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। अब प्राइस प्रोजेक्शन एक क्लासिकल चार्टिंग टेक्निक है जहां प्राइस खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो यह असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के लिए कैसे काम करता है? पहले हाईएस्ट पॉइंट यानी रेजिस्टेंस लेवल से लोएस्ट पॉइंट तक असेंडिंग ट्रायंगल की विड्थ को मेजर करें।
इस विड्थ को ब्रेकआउट लेवल में जोड़ें और यह आपका प्राइस प्रोजेक्शन या एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल है। प्राइस प्रोजेक्शन के साथ इश्यूज में से एक ये है कि मार्केट आपके टारगेट प्रॉफिट को लगभग हिट कर सकता है, केवल एक सडन रिवर्सल करने के लिए। कभी कभी ये पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। तो ऐसा कुछ होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्राइस प्रोजेक्शन कॉम्बो बनाएं, यानी आप दोनों टेक्निक्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मार्केट आपके पक्ष में चलता है लेकिन यह आपके प्राइस प्रोजेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो आप अपने ओपन प्रॉफिट्स को लॉक इन करने के लिए एक मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। अगर एक सडन रिवर्सल हो जाता है तब भी आपके पास जो कुछ भी प्रॉफिट्स है उसे प्रोटेक्ट करने में सक्षम होंगे और सब कुछ मार्केट को वापस नहीं देने पड़ेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक और लॉजिकल चार्ट पैटर्न है और यदि सही ढंग से ट्रेड किया जाता है तो यह आपको होने वाले एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट ट्रेड्स को पकड़ने की अनुमति देता है। यह एक बेरिश चार्ट पैटर्न है जो दर्शाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है और एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट के एक एरिया में आने वाले एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज की तरह दिखता है। इस पैटर्न सेलिंग प्रेशर में स्ट्रेंथ और बाइंग प्रेशर की कमी का संकेत देता है। आमतौर पर जब प्राइस ड्रॉप हो जाती है तो प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए अधिक डिमांड आती है, लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरती है वैसे वैसे बाइंग प्रेशर की कमी बनी रहती है। इसके बजाय सेलर्स और भी कम प्राइसेस पर बेचने को तैयार हैं। इसलिए आपको एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज मिलती है। विचार करने के लिए एक और पॉइंट ये है कि सेल ऑर्डर्स सपोर्ट लेवल से नीचे क्लस्टर किए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई ट्रेडर्स इस पॉइंट पर बाय करेंगे क्योंकि प्राइस सपोर्ट पर है और अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे सेट करते हैं, क्योंकि अधिकांश ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक्स बिगिनर लोगों को यही सिखाती हैं। जैसा कि अधिक ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉसेस का इस क्लस्टर समय के साथ बढ़ता है और क्योंकि मार्केट एक एरिया ऑफ लिक्विडिटी से दूसरे एरिया में जाता है, प्राइस के सपोर्ट से नीचे ब्रेक होने और स्टॉप लॉस के उन सभी क्लस्टर्स को ट्रिगर करने की संभावना है जो बदले में सेलिंग प्रेशर को बढ़ाता है। बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के नाते डिसेंडिंग ट्रायंगल का ट्रेड करने का एक सबसे आम तरीका है जब प्राइस सपोर्ट से नीचे ब्रेक हो जाती है तो शॉर्ट ट्रेड लेना। लेकिन फिर भी यदि आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड्स ढूंढना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा। ब्रेकडाउन डिसेंडिंग ट्रायंगल के एपेक्स के पास होना चाहिए। एपेक्स ट्रायंगल पैटर्न की टिप को रेफर करता है जहां दोनों ट्रेंड लाइंस मीट करती हैं। अब आप एपेक्स के पास इसलिए शॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां वॉलेटिलिटी सबसे कम है और प्राइसेस स्क्वीज हो जाती हैं। जब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो संभावना है कि प्राइस डिसेंडिंग ट्रायंगल से एक्सप्लोसिवली ब्रेकआउट हो जाएगी और प्राइस जल्दी से आपके फेवर में आ जाएगी। इसके अलावा प्राइस जितनी बार सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया जाएगा उतना बेहतर होगा। यह इसलिए है क्योंकि जब प्राइस कई बार सपोर्ट लेवल का टेस्ट करते हैं तो यह अधिक बायर्स को आकर्षित करेगा और इस प्रकार सपोर्ट के नीचे स्टॉप ऑर्डर्स की संख्या में वृद्धि करेगा। ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट से नीचे टूट जाती है तो सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के इस क्लस्टर से नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इस पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाए, अपनी ट्रेड एंट्री का टाइम कैसे करें और अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। यदि आपने देखा है जब भी प्राइस गिरती है तो ये प्राइस बढ़ने की तुलना में बहुत जल्दी से मूव करती है। इसलिए यदि आप ब्रेकआउट कैंडल के सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज होने का इंतजार करते हैं तो संभावना है कि प्राइस बहुत रैपिडली गिर सकती है और आपको मार्केट का पीछा करना पड़ेगा। इस मामले में एक लिमिट सेल ऑर्डर का उपयोग करना और ट्रेड में एंटर करना प्रेफर किया जाता है जब प्राइस सपोर्ट से नीचे ब्रेक हो जाती है। यदि आप एक अधिक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आप ब्रेकआउट पॉइंट पर आंख बंद करके सेल लिमिट ऑर्डर नहीं देना चाहते क्योंकि प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट्स दे सकती है और ऊपर बढ़ सकती है, इसलिए आप अपने बायस की कंफर्मेशन के लिए प्राइस की वेट कर सकते हैं और आप सपोर्ट लेवल से नीचे ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप डिसेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकडाउन को मिस आउट करते हैं? यदि ऐसा होता है तो आखिरी चीज जो आप नहीं करना चाहते हैं वो पैटर्न के टूटने के बाद मार्केट का पीछा करना। इसके बजाय एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप ब्रेकआउट पॉइंट को फिर से रीटेस्ट होने के लिए प्राइस का इंतजार करें। यदि आप फिर से रीटेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं, आप एक फेवरेबल ट्रेड लोकेशन में एंट्री कर रहे हैं जहां प्रीवियस सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की संभावना है।
इसका मतलब है कि आपके ट्रेड पर एक टाइट स्टॉप लॉस है, जो एक बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रदान करता है। लेकिन दुख की बात है कि इस पैटर्न के साथ पुलबैक या रीटेस्ट बहुत बार नहीं होते हैं। ब्रेकआउट वैलिडेशन के लिए वॉल्यूम्स का उपयोग करना अच्छा प्रैक्टिस है। और स्टॉप लॉस के बारे में क्या? वो पॉइंट जहां डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता है, वो तब बनता है जब प्राइस सबसे रीसेंट स्विंग हाई लेवल से ऊपर ब्रेक और क्लोज हो जाती है। तो एक अच्छा स्टॉप लॉस सबसे रीसेंट स्विंग हाई लेवल से ऊपर होगा, और अगर आप और भी सेफ होना चाहते हैं तो इसे कुछ बफर दें, जैसे 180 आर, और इसे रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर सेट करें। मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने विनिंग ट्रेड से कैसे एग्जिट करें? हर दूसरे पैटर्न के समान आपके विनिंग ट्रेड से एग्जिट करने के दो तरीके हैं। पहला है प्राइस प्रोजेक्शन मेथड और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है। प्राइस प्रोजेक्शन में डिसेंडिंग ट्रायंगल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी की मेजरमेंट करें। इस हाइट को लें और इसे ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्टेड फ्यूचर प्राइस पॉइंट वह है जहां आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकडाउन में एंटर करने के बाद अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं। आप प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक का उपयोग ये तय करने के लिए भी कर सकते हैं कि ट्रेड में एंट्री करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं। यानी अगर प्राइस अपने प्रोजेक्टेड टारगेट तक पहुंचने के करीब है, तो शायद इस मूव में ज्यादा रिवॉर्ड नहीं बचा है और आप ट्रेड को छोड़ना चाह सकते हैं। दूसरी मेथड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक के विपरीत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक फिक्स्ड टारगेट प्रॉफिट का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय जैसे ही प्राइस आपके फेवर में चलती है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं ताकि आप ट्रेंड राइड कर सकें। आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार की ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म की ट्रेंड हो। अपने स्टॉप लॉस को सूटेबल मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेल करें। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 20 SMA, मीडियम टर्म के लिए 50 SMA और लॉन्ग टर्म के लिए 200 SMA। फिर अपने ट्रेड से तब एग्जिट करें जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाती है। इसलिए यदि आप मार्केट में प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक बेहतर है। और अगर आप मार्केट में ट्रेंड की राइड करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड सबसे अच्छा काम करता है। हमारे पैटर्न्स की फोर्थ कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। रेक्टेंगल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस द्वारा फॉर्म्ड एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड में पॉज के दौरान एक ट्रेडिंग रेंज बनाता है। पैटर्न की पहचान करना काफी आसान है क्योंकि इसमें कम से कम दो बराबर हाइज और दो समान लोज हैं। हाइज और लोज दो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है जो रेक्टेंगल के टॉप और बॉटम बनाती है। एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन सेलर्स और बायर्स के बीच इंडिसीजन की एक पीरियड को दर्शाता है क्योंकि वे एक दूसरे को पंचेस फेंकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का दूसरे पर क्लियर डोमिनेंस नहीं है। रेक्टेंगल्स को ट्रेडिंग रेंज, कंजेस्शन एरियाज या कंसोलिडेशन जोन्स के रूप में भी जाना जाता है। हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट करके एग्जिस्टिंग ट्रेंड के साथ जारी रहेगी। इस अर्थ में रेक्टेंगल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक अपवर्ड प्राइस मूव के दौरान टॉप रेक्टेंगल बनता है और ब्रेकआउट के बाद यह अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। अगला रेक्टेंगल एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और इसे बॉटम रेक्टेंगल कहा जाता है, जो संकेत करता है कि ब्रेकआउट के बाद डाउन मूव जारी रहेगा। रेक्टेंगल पैटर्न्स ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकते हैं, इसलिए इन रिवर्सल पैटर्न्स को डबल टॉप्स और ट्रिपल टॉप्स जैसे स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं, जब प्राइस रिस्पेक्टिवली 2 और 3 बार रेजिस्टेंस का टेस्ट करती है और फिर नीचे जाती है। इसे डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम्स भी बुलाते, जब प्राइस सपोर्ट लेवल्स का रिस्पेक्टिवली 2 और 3 बार टेस्ट करता है और ऊपर की ओर रिवर्स करता है। पैटर्न क्या करने वाला है, ये स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें ब्रेकआउट होने तक इंतजार करना होगा। इसलिए यदि आप इस पैटर्न को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं तो यह एसेंशियली एक कंफ्यूजिंग पीस ऑफ प्राइस एक्शन है। मैं जो सलाह देता हूं वो रियल ब्रेकआउट देने के लिए प्राइस की प्रतीक्षा करना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या इसके खिलाफ जाना चाहता है। इन शॉर्ट, रेक्टेंगल पैटर्न की पहचान करने के लिए हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक का पता लगाने की आवश्यकता होगी जिसमें कंसोलिडेशन की पीरियड हो। कम से कम 2 टॉप्स और 2 बॉटम्स एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। इस स्टॉक के बिहेवियर से पता चलता है कि प्राइस एक बॉक्स के अंदर लॉक्ड है। टॉप रेक्टेंगल एक अप ट्रेंड के दौरान देखा जाता है।
आपको पैटर्न के टॉप लेवल के माध्यम से एक ब्रेकआउट नोटिस करना होगा। ये कंफर्म करेगा कि बुलिश मूव वापस आ रही है। जब पैटर्न बुलिश ट्रेंड को जारी रखने के लिए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट बनाता है तो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। बॉटम रेक्टेंगल पैटर्न इसके बुलिश काउंटरपार्ट के बिल्कुल विपरीत है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान होता है। पैटर्न की कंफर्मेशन करने के लिए प्राइस को पैटर्न के लोअर सपोर्ट लेवल को तोड़ना होगा। बेरिश ट्रेंड को जारी रखने के लिए जब प्राइस रेंज के निचले हिस्से को तोड़ती है तो ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस में एंटर करना चाहते हैं। जब आप रेक्टेंगल पैटर्न को देखते हैं तो कैसे ट्रेड करें? यदि आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं जो एंट्री लेने के लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस की तलाश कर रहे हैं तो एक टॉप रेक्टेंगल पैटर्न के लिए आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूट जाती है। इसका डाउनसाइड ये है कि यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और आप पोजीशन से स्टॉप्ड आउट हो सकता है। अगला अप्रोच अधिक कंजर्वेटिव है। हम ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज होने का इंतजार करेंगे। ज्यादातर इस मेथड से फेकआउट्स में फंसने की संभावना कम हो जाएगी। इसमें केवल एक लिमिटेशन यह है कि जब प्राइस बहुत अधिक मोमेंटम के साथ ब्रेक होती है तो आपको बहुत हाई प्राइसेस पर बाइंग करना पड़ेगा। फाइनली क्या होगा यदि आप ब्रेकआउट को पूरी तरह से मिस आउट करते हैं? ओनली अवेलेबल ऑप्शन एक पुलबैक की वेट करना या रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल पर प्राइस रीटेस्ट होना और फिर वहां से लॉन्ग एंट्री लेना है। यदि दोबारा रीटेस्ट नहीं होता है तो प्राइस के पीछे न भागें, बस इसे ट्रेड करने से बचें। आपको और भी बेहतर ट्रेड्स मिलेंगे। सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम्स बढ़ता है जो हाई बाइंग इंटरेस्ट का संकेत देता है। ऐसा करने के लिए आप MACD, RSI आदि जैसे इंडिकेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर एक बेरिश ब्रेकडाउन के साथ एक बॉटम रेक्टेंगल पैटर्न के लिए हमारी प्राइमरी इंस्टिंक्ट बेचने की होनी चाहिए। यहां भी 3 ट्रेड एंट्रीज संभव हैं। ब्रेकडाउन होने पर सबसे अग्रेसिव एंट्री होता है। अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोज होने की कंफर्मेशन की वेट करना है। अंतिम ऑप्शन यह है कि यदि आप ब्रेकडाउन को मिस आउट कर गए हैं तो फिर आप पुलबैक या रीटेस्ट की प्रतीक्षा करें। इसलिए मैं ऑप्टिमल एंट्री डिसाइड करने के फैसला आप पर छोड़ता हूं। वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें। अब हम प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना सीखेंगे। हम नहीं चाहते कि स्टॉप लॉस हमारे रिस्क मैनेजमेंट को प्रभावित करे। इसलिए जब आप एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की दूरी को मापें और फिर इस विड्थ के मिडिल में अपना स्टॉप लॉस लगाएं। ये टॉप और बॉटम रेक्टेंगल्स दोनों पर अप्लाई होता है। ऐसा करने से आपका पोजीशन सिक्योर्ड रहेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आप जो इस ट्रेड से मैक्सिमम अमाउंट खो सकते हैं वो पैटर्न के आधे विड्थ के बराबर है। एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट पैटर्न पर खरीदने या बेचने के बाद स्टॉप लॉस को मिड पॉइंट पर रखा जाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड जारी रहने से पहले ब्रेकआउट में शेकआउट्स होने की संभावना होगी। इसलिए यदि आप स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट पॉइंट पर या उसके ठीक नीचे रखते हैं तो ट्रेंड के साथ राइड शुरू करने से पहले स्मार्ट मनी अधिक शेयर्स बेस्ट प्राइसेस पर एक्वायर करने के लिए आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देगी। अब बात करते हैं कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से एग्जिट करें। रेक्टेंगल पैटर्न का ट्रेड करते समय मिनिमम टारगेट के बारे में एक क्लियरली स्टेटेड रूल है। आपको पैटर्न के विड्थ के बराबर मिनिमम प्राइस मूव के लिए अपने ट्रेड में बने रहना चाहिए। यह इंप्लाई करता है कि रेक्टेंगल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की विड्थ को ब्रेकआउट मोमेंट से चार्ट पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। चूंकि स्टॉप लॉस रेक्टेंगल रेंज के मिडिल पॉइंट पर है, इसका मतलब है कि टारगेट के साइज स्टॉप लॉस का दोगुना है। इससे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 हो जाता है। जब तक यह मूव एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक आप ट्रेंड को राइड करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप सही हैं, सूटेबल पीरियड का मूविंग एवरेजेस इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक और तरीका है जिससे ट्रेडर्स रेक्टेंगल्स का ट्रेड कर सकते हैं। यदि पैटर्न की विड्थ बहुत अधिक है तो आप सपोर्ट लेवल पर बाय और रेजिस्टेंस लेवल पर सेल कर सकते हैं। इसका उपयोग इंट्राडे या स्विंग स्ट्रैटेजी के रूप में किया जा सकता है यदि यह डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रदान करता है। यदि आपके पास एक टॉप रेक्टेंगल पैटर्न है तो आप बॉटम सपोर्ट लेवल से एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन के दौरान सबसे लोएस्ट विक या कैंडल के नीचे रख सकते हैं। टारगेट स्पष्ट रूप से रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसी तरह एक बॉटम रेक्टेंगल पैटर्न के लिए जब प्राइस टॉप रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आती है तो आप शॉर्ट ट्रेड्स के लिए देख सकते हैं और स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन के दौरान सबसे हाईएस्ट विक या कैंडल के ऊपर रखा जाता है।
टारगेट लोअर सपोर्ट लेवल हो सकता है। कभी कभी यदि ब्रेकआउट भी हो जाता है तो यह मेथड आपको ब्रेकआउट होने से पहले ही बेस्ट पॉसिबल प्राइस प्रोवाइड करती है। मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न को लास्ट में क्यों रखा? इसका कारण यह है कि अभी भी इस बात पर डिबेट चल रही है कि क्या कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है या रिवर्सल पैटर्न है। मेरी राय में कप एंड हैंडल पैटर्न कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह चार्ट में कहां बनता है। यदि यह एक अपट्रेंड के दौरान बनता है तो पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। इसी तरह यदि यह डाउनट्रेंड के दौरान बनता है तो पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल का संकेत देगा। मैं वास्तव में इस बारे में क्यूरियस नहीं हूं कि पैटर्न कहां बनता है, लेकिन मुझे इस फैक्ट में अधिक दिलचस्पी है कि ब्रेकआउट हमेशा अपसाइड की ओर होता है, यानी कप एंड हैंडल पैटर्न से बुलिश ब्रेकआउट मिलने की उम्मीद है। अब आइए फाइनल डिटेल्स को जानते हैं। पैटर्न में दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक कप, एक हैंडल और एक नेकलाइन जो रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। बेरिश डिक्लाइन के बाद कप बनता है, इसके बाद स्मॉलर या वीकर कैंडल्स के साथ कंसोलिडेशन की पीरियड होती है जो मार्केट बॉटमिंग के संकेत दिखाती है, जिसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस की ओर हायर हाइज बनाती है। यह दर्शाता है कि बुल्स धीरे धीरे बेयर से आगे निकल जाते हैं। यह एक राउंड बॉटम वाली कटोरी जैसा दिखता है। कंसोलिडेशन के दौरान पैटर्न के मिडिल की ओर वॉल्यूम्स डिक्लाइन होना चाहिए और फिर अपमूव के दौरान वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए, जो इंक्रीज्ड बाइंग प्रेशर का संकेत देता है। प्राइस रेजिस्टेंस पर कैसे रिएक्ट करता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बताता है कि रेजिस्टेंस पर अभी भी सेलिंग प्रेशर उपलब्ध है या नहीं। एक कप एंड हैंडल पैटर्न इनवैलिड हो जाता है यदि आप रेजिस्टेंस लेवल से सेल ऑफ देखते हैं, क्योंकि यह आपको बताता है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी उपलब्ध है और मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस पर अच्छी तरह से होल्ड कर रही है, तो यह बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है, क्योंकि यह बताता है कि बायर्स इन हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार है। तो रेजिस्टेंस के तहत हैंडल को एक टाइट कंसोलिडेशन या एक बिल्डअप बनाना पड़ता है। इस पॉइंट पर कई ट्रेडर्स सोचेंगे कि उन्होंने कई ट्रेडिंग बुक्स से क्या सीखा है। यदि प्राइस रेजिस्टेंस पर है तो यह मेरे लिए शॉर्ट ट्रेड लेने का समय है। अब ये ठीक है अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव बनाई है और इसे वहां से स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है और बिल्डअप बनाती है, या यहां तक कि अगर यह रेजिस्टेंस में हायर लोज बनाता है, तो आपको कॉशियस रहना होगा, क्योंकि ये ताकत का संकेत है और आपको बता रहा है कि ऐसे बायर्स हैं जो इन हायर प्राइसेस पर बाइंग करने को तैयार है। आखिरी गलती जो आप नहीं करना चाहते हैं वो मार्केट को शॉर्ट करना है, क्योंकि प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की संभावना है। इसलिए हैंडल को एक फ्लैग या पेनेंट पैटर्न के रूप में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनना चाहिए, जो अपने आप में बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। इसके अलावा कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम्स में गिरावट आनी चाहिए, जो सेलिंग प्रेशर की कमी को दर्शाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हैंडल कप से छोटा होना चाहिए। हैंडल को कप के लोअर हाफ से नीचे नहीं गिरना चाहिए और आइडियली इसे कप के अपर थर्ड पार्ट में रहना चाहिए। हैंडल जितना गहरा नीचे जाएगा, मार्केट के ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने की संभावना उतनी ही कम होगी। हैंडल प्राइसेस को कम करने के लिए आखिरी बेरिश अटेम्प्ट है, और जब प्राइस हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस में राइज होगी। अब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न की कंफर्मेशन तब होती है जब प्राइस टाइट कंसोलिडेशन रेंज से ऊपर ब्रेक हो जाती है। तो ये सबसे अग्रेसिव और सबसे चीपेस्ट एंट्री प्राइस है जो आप पा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी भी इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए प्राइस रिवर्स हो सकती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। एक ऑल्टरनेट एंट्री, नेकलाइन के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट होने पर लॉन्ग पोजीशन लेके चलना है। ये दूसरी सबसे अच्छी प्राइस है जहां आपको एंट्री मिल सकती है। इस पर्टिकुलर मेथड में फॉल्स ब्रेकआउट्स का खतरा होता है। यदि आप अधिक कंजर्वेटिव हैं तो ब्रेकआउट कैंडल के नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने की प्रतीक्षा करें और फिर ब्रेकआउट कैंडल हाइस के ऊपर या अगले कैंडल पर एक लॉन्ग एंट्री लें। हालांकि कभी कभी मार्केट नेकलाइन के बहुत ऊपर क्लोज हो जाता है और आपको खराब एंट्री पॉइंट्स मिलता है। इसका परिणाम एक वाइडर स्टॉप लॉस और आपके ट्रेड पर एक छोटे पोजीशन साइज होता है। ऐसे इंस्टेंसेस में आप नेकलाइन पर पुल बैक या रीटेस्ट के रूप में एक शेकआउट करने के लिए प्राइस का इंतजार कर सकते हैं
और जब प्राइस ऊपर की ओर रिवर्स हो जाती है तो आप एंट्री करने की योजना बना सकते हैं। वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम इंडिकेटर्स का उपयोग करके ये सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं। जिन कप्स का बॉटम्स लंबा और अधिक यू शेप्ड का होता है वे बेहतर ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। शार्प वी शेप्ड बॉटम्स वाले कप्स से सावधान रहे। अब मेरा स्टॉप लॉस सही तरीके से कहां सेट करें? जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसे हमेशा इस रूल का पालन करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर रखा जाना चाहिए जहां अगर मार्केट उस लेवल तक पहुंचता है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है। अपने आप से पूछें, कप एंड हैंडल पैटर्न कब इनवैलिड बनेगा? एक कप एंड हैंडल इनवैलिड तब होती है जब प्राइस पैटर्न के हैंडल के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एक बुल फ्लैग या बुल पेनेंट पैटर्न के मामले के सिमिलर होती है। अब आप अपने स्टॉप लॉस को हैंडल के एग्जैक्ट लोज पर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि मार्केट उस एरिया ऑफ वैल्यू पर ट्रेड कर सकता है और लिक्विडिटी लेकर रिवर्स हो सकता है। इसके बजाय इसे हैंडल के नीचे कुछ 180 आर बफर स्पेस देकर सेट करें। अब बात करते हैं अपने विनिंग ट्रेड से कैसे एग्जिट करें। पहली मेथड स्पष्ट रूप से क्लासिक प्राइस प्रोजेक्शन मेथड है। यहां हम कप की हाइट को कप के बॉटम से नेकलाइन तक मापते हैं और फिर इसे ब्रेकआउट पॉइंट से नेकलाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। यह आपका फ्यूचर प्रॉफिट टारगेट होगा। दूसरी मेथड अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने और बड़े ट्रेंड्स की राइड करने के लिए मूविंग एवरेजेस का उपयोग करना है। अब ट्रेंडिंग मार्केट्स में प्राइस लॉन्ग पीरियड्स के लिए मूविंग एवरेज से ऊपर रह सकती है। इसलिए आप जो करेंगे वो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर बनी हुई है और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने पर आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। यदि आप कप और हैंडल को अपसाइड डाउन फ्लिप करते हैं तो आपको एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न मिलेगा। यह एक बेरिश ब्रेकडाउन पैटर्न है। एक ट्रेंड में कहां बनता है इसके आधार पर यह एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न या एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, लेकिन हमें इसमें सबसे कम दिलचस्पी है कि यह कहां बनता है। इन्वर्टेड कप का फॉर्मेशन डिप्लीटिंग डिमांड और बाइंग प्रेशर की कमी को दर्शाता है जिसे वॉल्यूम का उपयोग करके वैलिडेट किया जा सकता है। हैंडल एक बेयर फ्लैग या बेयर पेनेंट के रूप में एक टाइट कंसोलिडेशन होना चाहिए जो कंट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स के साथ भी आता है। यदि हैंडल कप के 50% या ऊपर से अधिक जाते हैं तो बेहतर होगा कि इसे एक वैलिड पैटर्न के रूप में न माने क्योंकि नेकलाइन सपोर्ट लेवल पर अभी भी पर्याप्त बाइंग प्रेशर उपलब्ध है जो प्राइसेस को और ऊपर पुश कर रहा है। एंट्री क्राइटेरिया के मामले में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना जब प्राइस हैंडल के कंसोलिडेशन के नीचे ब्रेक और क्लोज हो जाता है या जब प्राइस नेकलाइन के नीचे टूट जाता है। एक अधिक कंजर्वेटिव एंट्री लेवल ब्रेकडाउन कैंडल के लोज से नीचे होगा जब ब्रेकडाउन कैंडल सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज होने के बाद। यदि आप ट्रेड एंट्री मिस आउट किया है तो आप नेकलाइन पर एक पुलबैक या रीटेस्ट की प्रतीक्षा करें और जब प्राइस नीचे की ओर रिवर्स हो जाती है तो एक शॉर्ट ट्रेड लेना। स्टॉप लॉस को हैंडल के ऊपर 180 आर बफर के साथ रखा जा सकता है। टारगेट को इन्वर्टेड कप की हाइट के बराबर यानी नेकलाइन से कप के टॉप तक सेट किया जा सकता है और ब्रेकडाउन पॉइंट से नेकलाइन के नीचे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। पूरे ट्रेंड को राइड करने का एक और तरीका मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का उपयोग करना और जब प्राइस एवरेज से ऊपर क्लोज होते ही ट्रेड से बाहर निकलना है। अब यह एक ही वीडियो में सारे मेजर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रत्येक पैटर्न के पीछे के लॉजिक को समझने में मदद करेगा। अगर वीडियो यूजफुल था तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि वीडियोस को अंडरस्टैंडेबल बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी करें। सीखना सुनिश्चित करें और चार्ट पर उन्हें पहचानने में प्रयास करें और यह भी देखें कि आपके लिए कौन सा पैटर्न्स काम करता है, फिर उन्हें कई चार्ट्स पर बैकटेस्ट करें। सभी नए वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को अनेबल करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा।